तो अपन ने दो पोस्टुलेट्स देख लिए, सॉरी दो ऑब्जर्वेशंस देख लिए। अब चलते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन की तरफ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि इलेक्ट्रॉन टाइम के साथ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑर्बिट में चेंज नहीं होती, यानी कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैंने उसी के साथ आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन अपने शेल को छोड़ के दूसरे शेल में जंप भी करते हैं। तो उसका क्या रीजन है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे है, उसकी एनर्जी है -13.6, -13.6 उसके पास एनर्जी है। अब क्या होता है, नेचर में एटम्स हैं। अब एटम्स को ऐसा तो है नहीं कि अपन वायर लगा के एनर्जी देंगे। भाई जो चीज़ हम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, हम उसको एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? बट आप सब जानते हो कि सनलाइट एक ऐसा सोर्स है एनर्जी का, जो फोटोन हम बोलते हैं, जो क्वांटा हम बोलते हैं, क्या है? ये एक टाइप की एनर्जी तो है। कल मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था कि इलेक्ट्रॉन फोटो यानी कि h-म्यू इस पे गिरता है और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे बाइंड होने की जो एनर्जी है, उतनी एनर्जी यहाँ से गिर रही है सनलाइट से, तो ये अपनी जगह छोड़ के निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? h-म्यू। फोटोन क्या है? फोटोन एक टाइप की एनर्जी है ना, जो सनलाइट से हमें मिलता रहता है। तो वैसे ही जो नेचर में एटम्स है, उनको सनलाइट से एनर्जी मिलती है। तो कई बार क्या होता है, एटम को जो एनर्जी मिलती है ना, उसे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है और ये तुरंत जंप कर जाता है अपने से हायर सेल में। ठीक है, तो थर्ड जो ऑब्जर्वेशन था वो क्या था? व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर शेल, it absorb energy and the process is known as absorption spectrum। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो फोटोन से एनर्जी मिल रही है एटम को, इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलर नहीं मिलती, एटम को मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब अगर कर लेता है तो तुरंत अपने शेल को छोड़ के हायर शेल में जंप कर देगा। तो तुमसे अगर कोई पूछे लोअर शेल से हायर शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो तुम बोलोगे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि चला गया तो रह गया वहीं पे, नहीं, ये थोड़े टाइम के लिए प्रोसेस होती है। तुरंत थोड़ी देर में ही इलेक्ट्रॉन वापस अपने शेल में आ जाता है। तो वो क्या हुआ, यहाँ पहुंचा, अब वापस यहाँ से यहाँ आ गया, तो लोअर से हायर पे जा रहा है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अपन ने क्या लिखा? फ्रॉम लोअर टू हायर शेल इट एब्जॉर्ब एनर्जी एंड द प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब जब हायर से लोअर की तरफ आ रहा है, यानी हायर सेल से लोअर सेल की तरफ आ रहा है, तो वो एनर्जी को एमिट करता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या था? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर शेल, it emits energy and this spectra is called emission spectrum। ठीक है, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने एमिट की, एमिट करते ही वो हायर शेल से लोअर शेल की तरफ आ गया, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, लोअर शेल से हायर शेल की तरफ चला गया। अरे सिंपल सी बात है, अपन सपोज करो अपन को छत पे जाना है, छत पे जाना है, आप जब भी स्टेयर्स चढ़ोगे तो आपको एनर्जी नीडेड होगी, यानी आपके पास अगर एनर्जी नहीं है तो आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे नहीं जा सकते। बट अगर आप उतर रहे हो तो आप देखोगे आपको एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, आप बहुत
फास्ट उतरते हो, चढ़ने में जितना आपको प्रॉब्लम होगी लेकिन उतरने में नहीं होगी। तो यानी जब हम लोअर से हायर की तरफ जाते हैं तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और जब हायर से लोअर की तरफ आते हैं तो हम एनर्जी एमिट करते हैं। बट ये अपने लिए नहीं है, ये बात इलेक्ट्रॉन के लिए। मैंने तो एक बेसिकली एग्जांपल दिया आपको जो कॉमन ऑब्जर्वेशन पे है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी लोअर से हायर की तरफ जाएगा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब एब्जॉर्ब कहाँ से कर रहा है, तो जो एनर्जी एटम को मिल रही है वो उसमें से थोड़ी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और जंप कर देता है हायर शेल में। हायर से लोअर में आ रहा है, एनर्जी एमिट कर रहा है, एमिट करते ही वो अपने शेल में वापस आ जाएगा। और ये प्रोसेस बहुत कम टाइम के लिए होती है। वैसे कुछ कुछ बुक्स में इसको बोला जाता है कि ये सिर्फ 10⁻⁻⁸ सेकंड के लिए होती है, यानी जो हमारे ऑब्जर्वेशन से बहुत दूर है। तो ये प्रोसेस बहुत कम टाइम के लिए होती है, क्योंकि हमारा एक पोस्टुलेट था कि एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होती। हाँ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी चेंज नहीं होती, लेकिन वो एब्जॉर्ब और एमिट करता है अपने सेल से दूसरे सेल में जंप करने के लिए। अब इसको अगर एनर्जी यहाँ तक की मिल गई ना तो ये वहां तक भी जंप करेगा, लेकिन तुरंत वापस भी आ जाएगा। लिख लीजिए। तो ये 4 ऑब्जर्वेशंस हैं। अब कर दो इसको। तो ये थे बोहर के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। अब हम यही इसी प्रोसेस पे एक न्यूमेरिकल टाइप का देखेंगे और मैं आपको कुछ लाइन ऑफ सीरीज बताऊंगा, तो उसे अपन देखते हैं। ठीक है, हटा दूं। अब मैंने क्या बोला कि जब हायर से लोअर सेल की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो एनर्जी को एमिट कर रहा है। अब अगर एनर्जी को एमिट कर रहा है तो उस एमिटेड एनर्जी की एक वेवलेंथ होगी, और उस वेवलेंथ को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन और था, 5th नंबर। व्हेन इलेक्ट्रॉन emits energy then this energy had a particular wavelength which is calculated by Rydberg's equation। अब ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने किसी भी एनर्जी के एमिट होने पे जो वेवलेंथ उससे निकलती है उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला क्या था, 1/λ इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1/n1 माइनस 1/n। ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो राइबर इक्वेशन थी 1/λ इज इक्वल टू r z स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब ये जो लैम्डा है अगर आप लोग देखो तो 1/λ जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है वेव नंबर के इक्वल। बट लैम्डा एक्चुअल में क्या होता है, लैम्डा होता है वेवलेंथ। तो हमारा एक रिलेशन था ना वेव नंबर और वेवलेंथ के बीच। r जो होता है, r आपका क्या होता है, r होता है राइडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, n1 आपका होता है नंबर ऑफ लोअर शेल और n2 नंबर ऑफ हायर शेल। यानी कि जो हाई अगर मान लो 3 से 2 पे आ रहा है, ठीक है, तो 3 से 2 का मतलब क्या है, n1 की वैल्यू 2 है, n2 की वैल्यू 3 है।
लिख लीजिए सारी चीजों को। आपको एक चीज पहले मैं बता देता कि जो बोहर्स मॉडल है ये हाइड्रोजन के लिए वैलिड है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज के लिए। ये भी इसका एक ड्रॉबैक है, यानी उनसे ज्यादा बड़े एलिमेंट को डिफाइन नहीं करता, ये हाइड्रोजन तक ही लिमिटेड है, यानी बेसिकली दिया ही गया है हाइड्रोजन के लिए। तो आप लोग लिख लीजिए। फिर मैं आपको कुछ लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बता देता और फिर अपन चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। हटा दो इसे। तो 1 बाय जो आपका राइबर इक्वेशन है, राइबर इक्वेशन आपका क्या है, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अब अपन नई चीज देखने जा रहे हैं, हेडिंग डालिए। डिफरेंट spectral line in spectrum of hydrogen different spectral line in spectrum of hydrogen atom। तो देखिए कुछ स्पेक्ट्रल लाइन है जिनके नाम होते हैं। तो पहली होती है लाइमन सीरीज, इनको लाइन ऑफ सीरीज भी बोलते हैं। दूसरी होती है बामर सीरीज। तीसरी होती है पास्चन लाइन ऑफ सीरीज। तो इनको स्पेक्ट्रल लाइन भी बोलते हैं या फिर लाइन ऑफ सीरीज भी बोलते हैं। चौथी होती है ब्रैकेट सीरीज। पांचवी होती है पी फंड और 6 होती है हेम्प्रे। ठीक है, तो वैसे बुक्स में पी फंड तक ही होता है बट अपन हेम्प्रे तक देखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे नाम डाल दीजिए। ये हो गया सीरीज। ठीक, यहाँ पे वैल्यू की n1 की वैल्यू क्या रहेगी और n2 की वैल्यू क्या रहेगी इन सीरीज के लिए, और बीच में आप यहाँ हेडिंग डाल दीजिए रीजन क्या है। तो देखिए जो लाइमन सीरीज होती है, लाइमन सीरीज आपकी अल्ट्रा वायलेट होती है, यानी इसका रीजन क्या होता है, इसका फ्लो होता है अल्ट्रा वायलेट। जो आपकी बार्मर होती है वो होती है विजिबल, ये होती है इंफ्रारेड। ये सब रे के रीजन, यानी कि ये कलरफुल जो रे आ रही है, विजिबल मतलब अपन जितनी भी रे देख पाते हैं रेनबोज वगैरह, तो वो होती हैं बार्मर सीरीज में। बाकी ये सब इनके रीजन है। तो इसका भी इंफ्रारेड होता है और इसका होता है फार इंफ्रारेड। अब इनके लिए वैल्यू क्या होती है, देखिए अगर कोई भी रे या कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है अपन इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बात करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से फर्स्ट सेल पे आ रहा है। अब फर्स्ट सेल पे आ रहा है इसका मतलब कहाँ कहाँ से आ सकता है, 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी इसमें से इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल पे जंप कर रहा है तो वो होते हैं लाइमन सीरीज, जो कि रीजन कैसा रखती है, उसका रीजन होता है अल्ट्रा वायलेट। अब बाल्मर के लिए सेकेंड सेल पे जंप करना पड़ेगा, तो कहाँ से करेगा, 3 4 5 डॉट डॉट। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी सेकेंड सेल पे जंप कर रहा है तो वो आता है बाल्मर सीरीज में। ये थर्ड हो गया, तो 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, कहीं से भी अगर थर्ड पे आ रहा है तो पास्चन, फोर्थ पे आ रहा है तो ब्रैकेट, फिफ्थ पे आ रहा है तो पी फंड और सिक्स पे आ रहा है तो एम।
यानी कि अपने से हाइयर शेल, ये N2 मैंने बताया ना हाइयर शेल होता है, N1 लोअर शेल। तो हाइयर शेल से अगर इस सेल पे जंप कर रहे हैं तो ये सीरीज आती है। लाइमन सीरीज के लिए फर्स्ट सेल पे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, बामर के लिए सेकंड पे, पास्चन के लिए थर्ड पे, ब्रैकेट के लिए फोर्थ पे, पीफंड के लिए 5 पे और हेम्प्रे के लिए 6 पे। अपने से हाइयर सेल पे यहाँ पे जंप करें तो आपका सीरीज का नाम आपको पता चल गया और कौन किस रीजन में है ये भी आपको पता चल गया और कहाँ से कहाँ जंप करेगा। तो हमेशा हाइयर सेल से लोअर सेल पे जंप कर रहे हैं तो ये उनके स्पेक्ट्रल लाइंस हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के। ठीक है, तो मैं एक बार इसको और थोड़ा सा आपको डिटेल में डायग्राम से एक और अच्छी तरीके से समझा देता। बाकी ये एक्चुअली क्या है, ये हमको सिर्फ थोड़ा सा माइंड में रखना होता है, ऐसे कोई आपसे पर्सनली पूछेगा नहीं इनके बारे में, लेकिन हाँ ये आपको पता होना चाहिए। लिख लिया होगा, हटा देता हूँ। मेरे लेक्चर्स अगर आपको 40 मिनट 45 मिनट के मिल रहे हैं तो उसका रीज़न यही है कि मैं बस ये चाहता हूँ आप इस वीडियो पॉज करो, जल्दी से लिखो। मतलब ये नहीं कि वीडियो लेक्चर में भी अपन आपको इतना टाइम दे, 3-4 मिनट दे दें कि आप नोट डाउन करो, तो आप वीडियो पॉज करो और नोट डाउन करो। जैसे सपोज कीजिए मैं इसको एक ऐसे फॉर्म में बना रहा हूँ, मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स। सपोज कीजिए मैंने बोला कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल से फर्स्ट सेल पे जंप कर रहा है, तो फोर्थ से फर्स्ट पे कर रहा है, तो फर्स्ट पे अगर कर रहा है तो सीरीज कौन सी होगी, वो हो जाएगी लाइमन। मैं बोलता हूँ कोई सिक्स से 3 पे जंप कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, 3 पे आ रहा है ना, और 3 पे कौन सी आती है, पास्चन, तो यहाँ पे कौन सी है, पास्चन। मैं बोलता हूँ कोई 4 से 3 पे कर रहा है, तब भी तो पास्चन ही होगी। मैं बोलता हूँ 5 से 1 पे कर रहा है, तब वो लाइमन होगी। यानी इलेक्ट्रॉन जिस सेल से अगर फर्स्ट पे आ गया तो वो लाइमन सीरीज में हो जाएगा, अगर मान लो वो सेकंड पे आ गया तो वो बामर का हो जाएगा, थर्ड पे आया तो पास्चन का, फोर्थ पे आया तो ब्रैकेट का, फिफ्थ पे आया तो पीफंड और सिक्स पे आया तो हेम्प्रे। तो ये था एक्चुअल में मतलब, ठीक है, कि लाइन ऑफ सीरीज क्या होती है। इलेक्ट्रॉन की जंप हम देखते हैं किस शेल से किस शेल में हो रही है। अगर वो फर्स्ट सेल में हो रही है तो वो लाइमन है, सेकंड में हो रही है बामर है, थर्ड में हो रही है पास्चन है, फोर्थ में हो रही है हेम्प्रे, पीफंड, ये सारी मतलब ऐसे आपको सिर्फ बताना होता है N2 और N1 की वैल्यू देख के। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इलेक्ट्रॉन 5 से 2 पे जा रहा है, तो 5 से 2 पे जा रहा है तो ये कौन सी सीरीज आएगी, आप क्या बोलोगे, 5 से 2, तो ये 2 क्या है, ये N1 की वैल्यू है ना, और 2 पे अगर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वामर। मैं बोलता हूँ 3 से 1 पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो लाइमन हो जाएगा। मैं बोलता हूँ 4 से 2 पे जा रहा है तो अगेन बामर हो जाएगा। यानी ये शेल आपको देखना है, लोअर शेल कौन सी है, लोअर शेल जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग लाइन ऑफ सीरीज का नाम आप मेंशन कर दोगे। चलिए इसको रिमूव करते हैं। अब एक छोटा सा फॉर्मूला मैं दे देता कि अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं पे भी जंप कर रहा है तो उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आ सकते हैं वो आपको कैलकुलेट करना। एक छोटा सा न्यूमेरिकल तो हेडिंग डालिए, द नंबर ऑफ spectral line when electron jumps from N2 energy level to N1 energy level. तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैसे निकाला जाता है,
तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, अगर हमें कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1 ब्रैकेट में n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाय, ये फॉर्मूला। ठीक है, जैसे सपोज करो हमने एग्जांपल लिया कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 5 to 2 शेल, तो फाइंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो देखिए n2 मतलब हायर शेल, n1 मतलब लोअर शेल, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हमको कैलकुलेट करना है कि टोटल कितनी लाइन हो सकती हैं अगर इलेक्ट्रॉन 5 से 2 पे जंप करे। तो हम क्या करेंगे, 5 माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 3, 5 माइनस 2 इंटू 4 डिवाइड बाय, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितनी हो सकती है, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन हो सकती है 6, यानी टोटल 6 स्पेक्ट्रल लाइन हो सकती है जब इलेक्ट्रॉन 5 से सेकेंड सेल पे जंप करेगा। अब कैसे, अपन काउंट करके देख लेते हैं। तो देखो एक तो क्या हो सकती है, एक हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन 5 से पहले 4 पे आए, 4 से 3 पे आए, 3 से 2 पे आए, 1 2 3 4, फिर क्या हो सकता है 4 से 3 पे आए, 3 से 2 पे आए, और तीसरी क्या हो सकती है कि वो 3 से 2 पे आए। तो कितनी हो गई, 5 से 4 1, 4 से 3 2, 3 से 2 3, 4 5 6, तो टोटल 6 स्पेक्ट्रल लाइन हो सकती है अगर इलेक्ट्रॉन 5 से 2 पे जाएगा तो। वो इनमें से कहीं से भी कैसे भी आ सकता है, क्या पता वो 5 से 4 पे है, 4 से 3 पे है, 3 से 2 पे है, हो सकता है वो 4 से 3 पे आ जाए, फिर 3 से 2 पे है, हो सकता है वो 3 से 2 पे जाए, अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन है। तो टोटल आप कैलकुलेट करके बता सकते हो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। फाइंड नंबर ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन when electron jumps from 4 to 1 energy level। अब 4 से 1 पे जंप कर रहा है, हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का, n2 माइनस n1, n2 मतलब हाइयर से, दूसरे ब्रैकेट में n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो माइनस 1 प्लस 1 कट गया, 3 इंटू 4 डिवाइड बाय, ये भी आ रहा है 6। अब चेक करते हैं तो क्या हो सकता है, पहले वो 4 से 3 पे जाए, 3 से 2 पे जाए, 2 से 1 पे जाए, फिर दूसरा क्या हो सकता है वो 3 से 2 पे जाए, 2 से 1 पे जाए, फिर क्या हो सकता है 2 से 1 पे जाए, 3 2 5 6। तो 6 स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल हैं जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 4th से 1st शेल। चलिए बच्चों, तो आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगर अपन कोई भी न्यूमेरिकल उठाते हैं तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वैसे ही आप लोग इतने छोटे छोटे लेक्चर पढ़ नहीं रहे, इतने बड़े लेक्चर्स कहाँ से पढ़ोगे। तो कल वापस अपन स्टार्ट करेंगे जिस पे राइबर इक्वेशन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे और बोहल्स कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। तो ये उसके सारे डाटा मैंने आपको दे दिए, अच्छे से ऑब्जर्व करो, अच्छे से पढ़ो। बोहल मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली अगर इस चैप्टर से कोई अच्छा क्वेश्चन उठाया जाएगा तो उसमें इसका नंबर भी आता है, यानी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे एक अच्छे लेवल पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ाई वढ़ाई की तरफ फोकस करो। व्यूज़ वगैरह मेरे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा थे, अभी एकदम से कम होते जा रहे हैं। अगर आपको लेक्चर से कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्टली कोचिंग से बात करो, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप बात कर सकते हो, बट ऐसे अपना नुकसान मत करो। मेरा ये कहने का मतलब है, टॉपिक आगे बढ़ता जा रहा है, आप पीछे रहते जा रहे हो। लॉकडाउन है, मानता हूँ कभी भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सब यही विश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी ये ख़त्म हो जाए उतना अच्छा है।
बट इस बीच में आप लोग अपनी पढ़ाई का बिल्कुल भी नुकसान मत करो, ठीक है। तो सब अपना अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।